तो बच्चों कैसे हो आप सब यार। बहुत दिनों से मैं आपके लिए एक बहुत ही मेन चीज़ पर काम कर रहा था, जो कि है आपके एग्ज़ाम, यानी आपके बोर्ड एग्ज़ाम अब जो है आने वाले हैं और 1 महीने के लगभग टाइम बचा हुआ है। और अब मैं आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और मैं हर सब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका एग्ज़ाम है हिंदी का, यानी जो आपका सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है हिंदी, उसके बारे में जो है इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। और ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा निचोड़ जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। हम इस वीडियो में सारी चीज़ें समझेंगे, चाहे वो आपका टाइम मैनेजमेंट हो, आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो, या फिर आपको अपने एग्ज़ाम को कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आज जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना। और साथ ही साथ इस वीडियो के बाद मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि आप हिंदी में जितने नंबर सोच रहे हो उससे ज़्यादा लाओगे। तो बस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है सेकंड, या वो है हिंदी का, जो कि आपका 10 मई को होगा। ये बात आपको पता होगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने जो है अपनी डेट शीट रिवाइज कर दिया है, यानी चेंज करी है एक बार। तो उसको ज़रूर जाकर देख लेना। लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख लेना डेट शीट को। तो आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम है वो तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो आपका मैथ और साइंस का एग्ज़ाम है वो चेंज हो गया है। तो उसको ज़रूर देख लेना। और उसके बाद हिंदी की बात करें तो आपको पता है कि 10 तारीख को आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम है वो होने वाला है बोर्ड का। तो 10 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम है उसमें सबसे पहले बारी आती है आपके एग्ज़ाम पैटर्न की, और जो सीबीएसई ने नए सैंपल पेपर रिलीज़ किए हैं उनकी। तो आपको सबसे पहले जो है अपना सिलेबस पता होना चाहिए। उसके बाद हम जो है पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो हिंदी के सिलेबस के लिए जो है मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका क्या क्या सिलेबस जो है वो डिलीट हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके हिंदी के सिलेबस में जो आपके 4 गद्यांश आने वाले हैं और 4 पद्यांश आने वाले हैं। तो जो आपके पहले पद्य खंड हैं, ठीक है, उनमें आपके 4 आने वाले हैं, जो कि आपका पहला, दूसरा और आपका एक कन्यादान और उत्साह अट नहीं रहा है। ये 4 आपके जो है हिंदी में आने वाले हैं। उसके बाद जो आपके चैप्टर्स की बात करें तो आपका 10वां जो कि आपका है नेताजी का चश्मा। उसके बाद आपका 11वां चैप्टर जो कि आपका बाल गोविंद भगत वाला। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो कि आपका लखनवी अंदाज। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये 4 चैप्टर और 4 जो है आपके पद्यांश आने वाले हैं इस साल। और कृतिका की बुक से देखा जाए तो पहले जो 3 चैप्टर्स हैं वो आएंगे। तो मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है। और अगर आपको और डिटेलिंग से जानना है तो वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, और वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप जो है सिलेबस नोट डाउन कर लेना। और सिलेबस आपको वैसे पता ही होगा, मैंने कई बार आपको बताया है और इस चीज़ का जिक्र भी किया है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम, जो कि है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। तो सबसे पहले जो है हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे आपका एग्ज़ाम पेपर जो है इस बार बनने वाला है। क्या वो हार्ड होगा, इजी होगा, और उसमें किस किस तरह के जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ यहीं क्लियर कर दूं कि आपके जो एग्ज़ाम है हिंदी का, उसमें इस साल 17 क्वेश्चन आने वाले हैं। आज से पहले जो थे 13 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके में आते थे, लेकिन इस साल जो पैटर्न चेंज होने की वजह से 17 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और एक चीज़ और, जो आपके लैंग्वेज के एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि आपका हिंदी का, इंग्लिश का, इन एग्ज़ाम्स में आपका जो आधा पेपर है, यानी 50% जो आपका पेपर है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला होगा। यानी उसमें 40 नंबर का, लगभग 80 नंबर का पेपर होता है। तो उसमें से 40 नंबर का जो है आपका एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, यानी 4 ऑप्शन आएंगे, जिसमें से आपको एक को चूज करना पड़ेगा। लेकिन इस बात से खुश मत होना, क्योंकि ये खुश होने वाली बात नहीं है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमें इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लो, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है। तो एक चीज़ सोचो कि आपके एग्ज़ाम में पहले क्वेश्चंस आते थे लिखने वाले, ठीक है, पैराग्राफ टाइप में, लैंग्वेज में आते थे। आप उनको लिखते थे। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो आप क्या करते थे, अगर उस बारे में नहीं पता है तो उसके आसपास की चीज़ों के बारे में तो पता है, तो आप वो लिख देते थे, उससे आपको एक नंबर मिल जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब एक सटीक आंसर होगा, आपको वही ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने वो ऑप्शन चूज़ नहीं किया तो आपका नंबर वहीं की वहीं कट जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा मैं आपके साथ, और मैं वारंटी लेता हूं इस वीडियो के बाद आप 80 में से 80 भी ला सकते हो, इतनी कमाल की वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपने एग्जाम पैटर्न को, और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा और फिर उसके बाद हम समझेंगे अपनी टाइम मैनेजमेंट को। तो चलते हैं अपने सैंपल पेपर की तरफ। तो गाइस जैसा कि हम आ चुके हैं अपने सैंपल पेपर पे, और ये सैंपल पेपर आपको कैसे डाउनलोड करना है वो सीबीएसई वाला, इसके लिए मैंने जो है एक वीडियो अपलोड किया था और आपने शायद वो देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। सबके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा हिंदी का जो है ये सैंपल पेपर है, जो कि क्लास 10th का और 80 मार्क्स का होगा, और इसको आपको 3 घंटे में पूरा करना होगा, और आपका 10 तारीख का जो है ये एग्ज़ाम है। तो चलिए इसको जो है अब हम देखते हैं कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है और क्या क्या आपको जो है अपने एग्ज़ाम में ट्रिक लगानी है, ताकि आप जो हो वो 80 में से 80 ला पाओ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उस चीज़ को। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो इस प्रश्न में 2 खंड हैं, ठीक है, खंड आ और खंड बा में कुल 9 वस्तुपूरक प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों में उप प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में कुल 8 प्रश्न हैं। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी आपके जो है वो 2 खंड हैं, एक ये खंड आ और एक खंड बा। तो सबसे पहले खंड आ की बात कर लेते हैं। तो इसमें शायद आपके जो है वो 7 क्वेश्चंस हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पहले क्वेश्चन में आएगा अपठित गद्यांश। ठीक है, आपके जो है खंड अपठित गद्य आ का जो अपठित गद्यांश है उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न 1 आपका होने वाला है गद्यांश के ऊपर, यानी आपका पैराग्राफ के ऊपर, जो कि आपका 5 नंबर का होगा। यानी 5 नंबर जो है वो आपको मिलेंगे, और इसमें भी आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले आपको इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है। तो वैसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम जो है क्वेश्चंस को पढ़ लेते थे, उसके बाद जो है हम पैराग्राफ को पढ़ते थे। लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो है हमारा पैटर्न चेंज हुआ है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम जो है हमारे जो पूरा पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ को हम रीड करेंगे, और उसके बाद उसी बेसिस पर जो है आंसर्स देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 नंबर का जो है वो हमें यहाँ पर एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा, और हमें उसका ऑप्शन टिक करके आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है पहले में हमारे पास पहले गद्यांश में हमारे पास 5 जो है टोटल क्वेश्चंस हैं, और इन 5 का आंसर हमें जो है वो देना है। तो इतना समझ गए होंगे आप। उसके बाद एक चीज़ और है इसमें कि आपको जो है पहले गद्यांश में 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। यानी अगर अथवा का ऑप्शन यहाँ पर है, यानी अगर आपको पहला वाला नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हो। यानी एक ही क्वेश्चन में आपको पहले में ही 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, ताकि आप इनका आंसर अच्छे से दे पाओ। उसके बाद नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर, यानी प्रश्न 2 पर अब जो है हम चलते हैं। और इसकी बात करें तो ये जो है आपका अपठित पद्यांश होने वाला है। ठीक है, अभी हमने गद्यांश पढ़ा जिसमें आपकी पूरी कहानी थी, अब हम पद्यांश की बात करेंगे जिसमें आपका पोएम टाइप होगा, और उसके आंसर आपको देने पड़ेंगे। और अपठित है यानी ये आपने पढ़ा नहीं होगा, यानी आपकी बुक से नहीं आएगा। तो ये जो है 5 नंबर का होने वाला है, और इसमें आपको जो है इस पूरी पद्यांश को पढ़कर, पूरे पद को पढ़कर इन ऑप्शंस पर टिक लगाना है और इनके आंसर देने हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत इजी हो सकता है अगर आपको थोड़े बहुत वर्ड जो हैं वो पता हो, और आपके जो चैप्टर्स हैं बुक में उनको आपको ज़रूर पढ़ लेना है शुरुआती, क्योंकि जब आप उनको पढ़ लोगे ना तो आपको शब्दों का मतलब कि उनको कैसे बनाना है ये सब आपको पता चल जाएगा, और उसके बाद इनका आंसर दे पाओगे अच्छे से। तो इसमें भी जो है वो आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, और 5 क्वेश्चन में आपको टिक लगाकर आंसर देना है, और प्रत्येक जो है वो 1 नंबर का होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो है अथवा का ऑप्शन होगा, तो अथवा के ऑप्शन के अनुसार, यानी अथवा का ऑप्शन है तो आपको 2 दिए जाएंगे, दोनों में से कोई आपको एक करना है। तो जो भी आपको एक अच्छे से आता है वो आप कर सकते हो, और दोनों में से एक तो आप समझ ही जाओगे, इतना तो मुझे विश्वास है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा अब आता है व्याकरण, यानी व्यवहारिक व्याकरण, यानी अब हम बात करेंगे अपने ग्रामर की। और ग्रामर में हमारी बहुत सिंपल चीज़ें आती हैं, और हम चाहें तो फुल में से फुल मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हैं। कोई भी जो है दिक्कत हमें नहीं होगी अगर हम बहुत ही थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे ग्रामर को। तो यहाँ पर जो 16 नंबर की ग्रामर हमारे टोटल पेपर में आएगी इस बार, और वो भी होगी आपकी
मल्टीपल चॉइस यानी ऑप्शन वाली। तो चलिए अब अपने तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। तो निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको जो है 5 में से कोई 4 क्वेश्चंस के आंसर देने, यानी आपसे जो है व्याकरण में 5 पूछे जाएंगे और इसमें भी आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है सीबीएसई बोर्ड द्वारा। तो ये भी आपके लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक खुशी की बात है। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो हर्षित बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। रचना के आधार पर वाक्य भेद, यानी आपको जो है वाक्य भेद आने चाहिए और ग्रामर में आपके कुछ एक 4 टॉपिक हैं और उन 4 टॉपिक्स को आपको ढंग से पढ़ना होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे, मैं आपको वाक्य बता देता हूँ एक बार अच्छे से। तो यहाँ पर हमारे 3 तरह के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर, जो कि हमारे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये 3 जो है हमारे वाक्य होते हैं। और सरल वाक्य कहते हैं जो कि हमारा एक सिंपल वाक्य होता है, एक सिंपल लाइन में लिखा हुआ होता है उसे। उसके बाद जो हमारा मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य वो वाक्य होते हैं जो 2 वाक्यों से मिलकर बने हों और जिनमें और वगैरह का यूज किया गया हो। उसके बाद संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें एक वाक्य के बिना दूसरा वाक्य अधूरा है। तो ये तीनों को जो है मैंने आपको बता दिया और आपको इनकी एक प्रॉपर वीडियो अलग से देखनी पड़ेगी, तभी जो है आपको समझ में आएंगे ये अच्छे से। वैसे आपको बस थोड़ा बहुत पढ़ना है इनमें जो है आप आसानी से अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है, ये जो है आपका क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य का भेद है ये। तो हर्षिता बहुत विनम्र है, एक ये हो गया, और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है, यानी 2 वाक्य इसमें यूज किए गए हैं और दोनों ही जो है वो अकेले अकेले भी सही लगते हैं। हर्षिता बहुत विनम्र है, ये अकेला भी सही है, और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है, यानी ये भी आपका जो वाक्य है वो सही है। तो ये आपका हो गया मिश्र वाक्य। तो इस तरह से आप जो है वाक्यों को पता लगा सकते हो। आपको बस थोड़ा बहुत इनमें पढ़ना होगा, ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसमें जो है 5 आपको यहाँ पर देख सकते हो आप दिए गए हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिनमें से आपको 4 के आंसर देने हैं सिर्फ। उसके बाद नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी हर किसी क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन दिया गया है बोर्ड द्वारा। तो इसमें जो है आपको वाच्य पढ़ने पड़ेंगे, यानी वाच्य जो है आपके ग्रामर की थोड़ी हार्ड चीज़ है और इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वाच्य जो है वो इतनी आसानी से आपको समझ में नहीं आएंगे। लेकिन आप चाहो तो समझ सकते हो, वैसे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आपको जो है थोड़ा इनर टाइम देना होगा हिंदी के अंदर, और आपकी हिंदी में कुछ भी हार्ड नहीं है। उसके बाद वाच्य में भी आपके पास जो है वो 5 ऑप्शन होंगे और इन 5 में से आपको कोई 4 करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आप अपना निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको 5 दिए जाएंगे, उनमें से भी आपको सिर्फ 4 देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, सूरदास ने सूर सागर की रचना की, रेखांकित पद परिचय। अब पद परिचय मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, क्योंकि ये इजी चीज़ है, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी शब्द, कोई भी शब्द हमें जो है वो दिया जाएगा और उस शब्द का हमें जितने भी ग्रामर के, हिंदी ग्रामर के जितने भी रूल उसमें लग रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी संज्ञा हो, एकवचन हो, पुल्लिंग हो, कर्ता कारक हो, आपका क्रिया विशेषण हो, कुछ भी हो, आपको बस उसको आपको बताना है कि कौन कौन से ग्रामर के रूल इसमें लग रहे हैं और वही आपका पद परिचय होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सूरदास के ऊपर जो है यहाँ पर लाइन नीचे की गई है और इसका जो है हमें पद परिचय करना है। तो आपको एक चीज पता होगी कि सूरदास जी पुल्लिंग है, ठीक है। उसके बाद एक वचन है, व्यक्तिवाचक है, और इसमें जो है कर्ता कारक यहाँ पर वो है। तो आप समझ सकते हो कि आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप पद परिचय कर सकते हो, बहुत ही आसान है आपके लिए, आपको कुछ भी जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, तो जो कि छठा क्वेश्चन होगा। तो छठा क्वेश्चन है, भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है। यानी आपको जो है रस पढ़ने पड़ेंगे और रस बहुत आसान है, आपको रसों में कुछ नहीं करना है, बस रस याद करने हैं और उनके स्थायी भागों को याद करना है। ये 2 चीज़ आपको याद करनी है। उसके बाद उनके भेद, उनका कार्य, कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये 2 चीज़ें याद कर लेनी है। तो हमारे जो रस है वो होते हैं वीर रस, करुण रस, भयानक रस, रौद्र रस, और उसके बाद हमारा श्रृंगार रस, हास्य रस, और भी होते हैं। तो ये आपको याद करने हैं। ये शांत रस और
करुण रस जो है पहले ही बोल दिया, शांत रस कोई रस नहीं होता है। तो आपको जो है इस तरह से यहाँ पर याद रखने हैं। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं एक, तो भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है, तो यानी भय जो है वो किस रस में आता है, तो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे भयानक रस पर। तो इस तरह से जो है वो आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, बहुत ही आसान होगा आपके लिए क्वेश्चंस को करना। तो यहाँ पर जो है हमारे 16 नंबर का जो ग्रामर था वो खत्म हो जाता है और बहुत ही आसानी से हमने ग्रामर को कवर कर लिया है। और आप अगर थोड़ी भी मेहनत करते हो तो 16 में से 16 आप ला सकते हो। वैसे मैंने आपको बता दिया है आपको क्या क्या करना है, एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना है। आपका कोई टीचर या ट्यूटर हो तो उनसे ज़रूर डिस्कस कर लेना है इस बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, यानी अभी जो है हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में देखा था कि हमें अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश जो है वो दिए गए थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे अपनी बुक से। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है वो होने वाला है हमारा पठित गद्यांश, यानी जो है हमारी बुक से आएगा। तो ये कौन से चैप्टर से देखते हैं, तो खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत, यानी बाल गोविंद भगत जो है यहाँ पर आ गया। और मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, ये जो चैप्टर है वो आपका आने वाला है। तो बाल गोविंद भगत जो है उसके ऊपर ये पैराग्राफ रिलेटेड है उस चैप्टर के ऊपर। तो अगर आप इसमें पैराग्राफ भी नहीं पढ़ते हो तो भी आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर जल्दी से सारे चैप्टर पढ़ डालो। वैसे आपने हिंदी का तो पढ़ ही लिया होगा, मुझे इतना आपके ऊपर ट्रस्ट तो है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ लिया था। तो लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा? वे साधु के समान दिखते थे, वह मोहमाया से दूर थे, वे सच्चे साधु जैसा ही उत्तम और आचार विचार रखते थे, वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे। तो इसमें जो है ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है, क्योंकि वह जो है उनका मन, वो रियल में साधु नहीं थे लेकिन उनका जो मन था वो साधुओं जैसा था और साधुओं जैसे विचार वो रखते थे। और अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी आसानी से। तो पैराग्राफ भी बहुत आसान होगा आपके लिए और 5 में से 5 इसमें आप गेन कर लोगे। उसके बाद इस पूरे आपके सिलेबस की, आपके पूरे जो एग्जाम है उसमें सबसे इजी क्वेश्चन आपका ये होने वाला है 8वां क्वेश्चन। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें जो है बस आपको चैप्टर पढ़ना है और एक टिक लगा देना है, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत छोटा है, नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था? तो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो चैप्टर हमने पहले ही पढ़ रखा है, तो हम इसका आंसर देंगे चश्मे बेचने वाला था। तो यहाँ पर आपको बस ये लिख देना है चश्मे बेचने वाला, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद फादर कामिल बुल्के का हिंदी प्रेम किस प्रसंग से प्रकट होता है? अब ये आपसे पूछा गया है, तो यानी वो हिंदी को प्रेम क्यों करते थे, ऐसा क्या किया जिससे ये दिखता है कि वो हिंदी को प्रेम करते थे? उन्होंने प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, भारत आकर पढ़ना, परिमल के सदस्यों से गहरा लगाव, भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। तो संस्कृति तो हिंदी नहीं है, परिमल के सदस्यों से गहरा लगाव, तो वो हिंदी को क्यों पसंद करेंगे? तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। हमने चैप्टर पढ़ा है तो चैप्टर के हिसाब से अब कौन सा होना चाहिए, पहला होना चाहिए या दूसरा? कमेंट करके बताओ जरा, कमेंट करके बताना इसका आंसर आप। और मैं देखता हूं कि कितने बच्चों ने आखिरकार ये चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 9th क्वेश्चन है। तो हमने अपठित पद्यांश पढ़ लिया था, अब हम बात करेंगे पठित पद्यांश की, यानी ऐसा पद्यांश जो आपकी बुक से आया है और इसी बेसिस पर आपको जो है आंसर देना है। तो जो आपका पहला ही पद्यांश है बुक का सबसे पहला, उसी में से आपका जो है ये आया है, हमारे हरियादिल की लकड़ी, मनकरम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। तो ये जो है आपका फर्स्ट पद्यांश है, बुक में फर्स्ट चैप्टर है, उसको आपको पढ़ना होगा और समझना होगा, उससे आप जो है आसानी से आइडिया लगा सकते हो। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गोपियों ने अपनी तुलना हारिल के पक्षी से क्यों की है? तो हारिल पक्षी सदैव लकड़ी लिए उड़ता है, इसलिए गोपियों को हारिल पक्षी पसंद है। श्री कृष्ण के प्रति अपना एकनिष्ठ प्रेम के कारण, श्री कृष्ण के प्रति अपनी नाराजगी के कारण। तो गोपियां क्यों अपनी तुलना करती हैं हारिल पक्षी के लकड़ी से? तो इसका ऑप्शन हमारा जो 3rd वाला है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण वो जो है वो अपने आप को कंपेयर करती हैं हारिल पक्षी से। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको आसानी से इसका आंसर पता चल गया होगा और जो भी मैंने आपको समझाया है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपना 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा खंड आ का
लास्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए। तो ये भी जो अब वो बहुत आसान है आपके लिए। तो सब अभी हमने 2 क्वेश्चन ऊपर देखे थे हमारे 8वें क्वेश्चन में, जो कि थे हमारे बुक से, और वो भी गद्यांश वाले क्वेश्चन। और अब 10वें क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, पद्यांश वाले क्वेश्चन, यानी एनालाइजिंग बहुत ही परफेक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें कि आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन पद्यांश से आएगा और कौन सा आपका गद्यांश से। तो यहाँ पर जो है पद्यांश से हमारे 2 क्वेश्चन आए हैं और 2 नंबर आप आसानी से यहाँ भी ले सकते हो। तो एक देख लेते हैं, तो क्रोधित होते हुए भी परशुराम जी ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, तो लक्ष्मण ने शिव धनुष भंग नहीं किया था, लक्ष्मण को कम आयु का बालक जानकर सभा में सब उपस्थित थे, वह ब्राह्मण थे। तो क्यों नहीं किया था लक्ष्मण का वध परशुराम जी ने, तो यहाँ पर जो है वह ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने तो कई बार लोगों का वध किया था, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सभा में सब उपस्थित थे, अगर उन्हें ये लगता कि सभा में सब उपस्थित हैं तो वह ऐसा कहते ही नहीं, वो किसी से डरते ही नहीं थे। उसके बाद ये पहला और दूसरा ही ऑप्शन हो सकता है, तो इसमें जो है हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि वो परशुराम जी को लगता था कि यह अभी बच्चा है और अपनी जवानी के जो जोश में जो है ये मुझसे पंगे ले रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद खंड बा हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है, जो कि आपका वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। यानी अभी तक जो है हमने ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे, लेकिन अब जो है हम डायरेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 11 देख लेते हैं हमारा। तो प्रश्न 11 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देने हैं, यानी आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, और आपको जो है 25 से 30 शब्दों यानी 4 लाइनों में लगभग आंसर देना है। 3 से 4 लाइनों में आपके 25 शब्द हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा बड़ा इनका आंसर नहीं लिखना है, जो 11वां क्वेश्चन है आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 12वां क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में लिखिए, यानी 60 से 70 शब्दों में आपको जो है अपने आंसर लिखने हैं, यानी तकरीबन 8 से 9 लाइन, क्योंकि 60 से 70 शब्द जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसमें जो है आपके 3 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। ये देख रहे हो आप फर्क, यहाँ भी 2 नंबर के थे और यहाँ भी 2 नंबर के हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए और वहाँ पर 4 दिए गए थे, बस ये फ़र्क है। और लेकिन आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, ना इससे ज़्यादा लिखना है और ना इससे कम लिखना है। कम तो बिल्कुल नहीं लिखना है, ज़्यादा अगर आपको आता है तो आप लिख भी सकते हो, लेकिन ज़्यादा मत लिखना। वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा कि क्यों आपको जो है वो ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। तो क्वेश्चन 13 देख लेते हैं उससे पहले। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में लिखिए, यानी आपको जो है टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए, 3। यहाँ पर जो है आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये तीनों क्वेश्चन जो है इनमें से आपको किसी 2 के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको जो है एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ये चीज़ पढ़ने की आपको बहुत ज़रूरत है हर क्वेश्चन में। आप ऐसा मत करना कि आप तीनों करते रह जाओ और टाइम निकल जाए और आपको नंबर उतने ही मिले। तो इसलिए तीनों मत करने बैठ जाना और क्वेश्चन को पहले ऊपर वाले को ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट अब हमारी बारी आती है लेखन की, यानी हमने जो है वो टेक्स्ट बुक से तो देख लिया, और इसमें एक चीज़ आपको और बता देता हूं मैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा कि 11वां क्वेश्चन जो है वो हमारा आया है चैप्टर से, यानी जो आपका 10 से 13 तक जो 4 चैप्टर आ रहे हैं उनसे आपके प्रश्न 11 आया है। उसके बाद जो आपका प्रश्न 12 है वो आया है आपके जो कविताएं हैं, जो आपकी 4 कविताएं आ रही हैं, पद्यांश आ रहे हैं उनसे। उसके बाद जो आपका 13वां क्वेश्चन है वो आया है आपकी दूसरी टेक्स्ट बुक कृतिका से, यानी कृतिका से जो है वो भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि कैसे कैसे आएंगे, तो आपको हिंदी में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं लेखन की, यानी राइटिंग की। तो हमारी राइटिंग में जो है वो क्या क्या आने वाला है वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा, और एक एक चीज़ जो है मैं करके भी बताऊंगा, ताकि आप किसी चीज़ में कंफ्यूज ना हो। तो 20 नंबर का जो है हमारा लेखन यहाँ पर होगा, और बहुत ही आसानी से आप 20 में से 20 गेन कर सकते हो, और वो भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको गेन करने हैं। तो प्रश्न 14 देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए, यानी 80 से 100 शब्दों में लिखना है, जो कि बहुत आसान है। 100 शब्द तो बहुत कम कह दिए उसने। अब आप कहोगे कि 10th में यार 80 से 100 शब्दों का क्यों आ रहा है,
पहले तो यार ये जो है 250-300 शब्दों का देते थे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पर जो है ये सिर्फ 5 नंबर का है। पहले आपका जो था वो 10 नंबर का पैराग्राफ आता था, लेकिन अब जो है वो सिर्फ 5 नंबर का है, इसलिए आपको 80 से 100 शब्द लिखने हैं। और आपके पास 3 टॉपिक हैं, परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा, कोरोना वायरस और जंक फूड। तो यहाँ पर जो है आपको जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनसे आप बनाकर आसानी से लिख सकते हो। तो परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा, तो यहाँ पर जो आप लिख सकते हो कि आप परीक्षा से पहले बहुत डर गए थे, लेकिन जैसे आपने क्वेश्चन पेपर को देखा, यहाँ पर पॉइंट भी दे रखा है कि प्रश्न पत्र को देखकर भय दूर हुआ। यानी जैसे ही आपने अपना क्वेश्चन पेपर देखा और आपको पता चल गया कि मुझे तो सब आता है, बहुत ही आसान है मेरे लिए, तो यहाँ पर आपका भय दूर हो गया, लेकिन पहले आपको भय था। उसके बाद एक चीज़ जो पूरे हर एग्ज़ाम में आपके लिए, सिर्फ हिंदी के लिए नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, उसमें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कोरोना वायरस के ऊपर। मैं बार बार कहता हूं कि कोरोना वायरस के ऊपर आपको सारा डाटा, सारी नॉलेज जितनी भी है, सब कुछ आपको अपने दिमाग में भर लेनी है, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन बनेगा ही जरूर। 5 नंबर का, वो भी छोटा मोटा नहीं, 5 नंबर का, 4 नंबर का, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कोरोना वायरस को आपको जो है पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जंक फूड आप लिख सकते हो कि इसके क्या नुकसान है, इसे नहीं खाना चाहिए, अभी कोरोना चल रहा है, इसमें भी कोरोना है, तो बाहर का खाना जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है हमें, बीमारी हो सकती है हमें बाहर का वायरस, बाहर का जंक फूड खाने से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा 15वां क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना क्या है, एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करवाने के अनुरोध करते हुए एक पत्र 80 से 100 शब्दों में लिखिए, और ये आपका 5 नंबर का होगा। तो आपको जो है एक लेटर लिखना है, और एक लेटर जो है वो आपका किसी भी टाइप से आ सकता है। तो हिंदी में आपको लेटर बना ही दोगे आप, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको जो है सबसे ऊपर लिखना है एड्रेस जहाँ पर आप लेटर भेज रहे हो, उसके बाद आपको डेट डालनी है, उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपको आपकी जो भी परेशानी है, जो भी जिस भी चीज़ के ऊपर वो लेटर है, वो आपको लिख देना है। क्योंकि फॉर्मल लेटर बहुत कम आते हैं, यानी ऐसे लेटर बहुत कम आते हैं जो आपको प्रधानाचार्य को लिखने हो, क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में नहीं हो। तो इसलिए आपके जो है इनफॉर्मल लेटर आएंगे, अनौपचारिक पत्र आएंगे, और वो आपको जो है लिखने पड़ेंगे, और वो भी आपको जो है सही से लिखने हैं, ये चीज़ याद रखना। और मैंने आपको बता दिया है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंदी में तो आप बना के भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि याद ही करना है। और कोई भी आ सकता है, डरना मत किसी भी टॉपिक से, जो पता है वो लिख देना बस। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे 2 मेन क्वेश्चन है, जो कि आपको बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप 10 नंबर आप यहाँ से गेन कर सकते हो। यानी 70 नंबर का पेपर हमने देख लिया, एग्जाम हमने देख लिया, लेकिन जो हमारा मेन अब 10 नंबर जो बहुत आसानी से ला सकते हो आप, वो देखते हैं। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं। तो पर्यावरण विभाग की ओर से जल संरक्षण का आग्रह करते हुए एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। यानी आपको जो है एक एड लिखना है, एडवर्टाइजमेंट लिखना है, विज्ञापन लिखना है, प्रचार लिखना है। यानी जो भी आप टीवी पर देखते हो वो आपको लिख देना है बस। और लिखना कैसे है वो देखते हैं, चलिए। तो गाइस चलिए देखते हैं कि कैसे जो है वो आपको अपना विज्ञापन लिखना है। और आपको जो है बहुत आसानी से 5 में से 5 नंबर मिल सकते हैं अगर आप ये विज्ञापन एकदम ठीक से बनाओ। और आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहना, और वही चीज़ आपको करनी है। तो सबसे पहले आपको जो है एक बॉक्स बना लेना है, जैसा कि इसमें बनाया हुआ है, और आपको थोड़ा डार्क बॉक्स बनाना है। और अगर आप चाहो तो आप इस बॉक्स को जो है वो सजा भी सकते हो। इसको अगर आप सजाओगे तो उससे और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, जो आपका एग्ज़ाम चेक कर रहे होंगे टीचर, वो आपको और ज़्यादा मार्क्स देंगे। उसके बाद जो भी आपको प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, यानी हमारा जो विज्ञापन है उसमें हमें किसी भी चीज़ की बढ़ाई करनी पड़ती है ताकि हम उसे बेच सकें। तो जैसा कि आप टीवी पर देखते हो कि किसी भी चीज़ की बढ़ाई करते हैं, तो उस तरह से आपको जो है कुछ भी, या तो आप एक चित्र बना सकते हो, या फिर आपको कुछ शायरी, कोई भी जो भी चीज़ आप लिखना चाहो, कोई ऑफ़र देना चाहो, वो आप इसमें दे सकते हो। और आपको सब कुछ जो है एक बॉक्स के अंदर बनाना पड़ेगा, और ज़्यादा छोटा भी ना हो और ज़्यादा बड़ा भी ना हो। आप इसमें बहुत सारी डिज़ाइंस का और बहुत सारे चित्र का, जो भी आपका चीज़ें हैं, आप उन सब का यूज़ कर सकते हो अपना विज्ञापन बनाने के लिए। यानी आपको एक बैनर टाइप बनाना है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है इसमें कि आपको जो है जो भी बढ़ाई करनी है,
वो कम से कम शब्दों में करनी है और अपने प्रोडक्ट को जो है वो ज़्यादा बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर जो एक चित्र हमने बनाया है, और उसके बाद एक चीज़ और जो मैं आपको बता दूं कि चाहे आपके एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है विज्ञापन आ जाए, आप बहुत आसानी से, और अधिकतर जो है वो आपका टूथपेस्ट के ऊपर, किसी मोमबत्ती के ऊपर, या फिर किसी भी चीज़ को बेचने के लिए जो है विज्ञापन बनाने के लिए आ सकता है। तो उसको जो है आपको बना देना है। तो विज्ञापन जो है बस इतना ही है, और इसी से आप जो हो 5 में से 5 नंबर गेन कर सकते हो। तो चलिए अब वापस से अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। तो अभी हमने गाइस 17वां क्वेश्चन जो है वो अच्छे से एकदम समझ लिया। अब हम समझेंगे यहाँ पर हमारा 17वां क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जो है वो आपको वर्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं लिखना है, और उसके बाद हम टाइम मैनेजमेंट पर चलेंगे। तो अपनी छोटी बहन के जन्म दिवस पर उसे एक बधाई संदेश 3 से 40 शब्दों में लिखिए। यानी आपकी छोटी बहन का जो है वो बर्थडे है, और आपको उसको एक संदेश लिखना है, यानी आपको मैसेज लिखना है। जैसा आप व्हाट्सएप पर लिखते हो या आपको किसी को टेक्स्ट लिखते हो, उसी तरह से बस आपको मैसेज लिखना है। बस थोड़े से रूल लगाने हैं। रूल क्या लगाने हैं, कुछ नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं अपना संदेश। तो गाइस चलिए अब अपना संदेश देख लेते हैं, ताकि हम इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर पाएँ, और 5 में से 5 नंबर यानी आपका जो भी राइटिंग सेक्शन है वो पूरा हो जाएगा इसी क्वेश्चन के साथ। तो संदेश लेखन जो है वो हमें करना है, और संदेश लेखन जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है आपका औपचारिक, और एक होता है आपका अनौपचारिक। 2 तरह के जो हैं वो आपके यहाँ पर संदेश होने वाले हैं, और संदेश आपको उसी तरह लिखना है जैसा आपको व्हाट्सएप पर या फिर टेक्स्ट मैसेज जब आप करते हो तब आपको दिखता है। तो संदेश में मेन चीज़ क्या होती है, सबसे पहले तो आपको जो है संदेश लिखना है, और ये सब कुछ भी आपको एक बॉक्स के अंदर करना है। यानी सब कुछ जो है आपको एक बॉक्स के अंदर बनाना पड़ेगा। और हम दोनों संदेश की बात करें तो इन दोनों में बॉक्स बने हुए हैं। तो इस तरह से ही आपको जो है वो एक बॉक्स बनाकर उसके अंदर अच्छे से एकदम संदेश लिखना है। तो सबसे पहले आपको संदेश लिखना, उसके बाद आपको जो है डेट और टाइम, दोनों चीज़ें बहुत मेन है, बहुत ज़रूरी हैं। टाइम और डेट, एग्जैक्ट टाइम जो भी आप जिस टाइम भी लिख रहे हो, और एग्जैक्ट डेट आपको लिखनी पड़ेगी, और इसी से जो है वो आपका मैसेज यानी संदेश जो है वो अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको संबोधन लिखना है, और जिस विषय पर आप लिख रहे हो उस विषय को यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद जो भी आपको जो है संदेश लिखने के लिए दिया गया हो किसी को भी, उसके बारे में आपको लिख देना है, और 25 से 30 शब्दों में ही लिखना है। वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है। और उसके बाद एंड में अपना नाम। तो इस तरह से जो है वो आप संदेश को लिख सकते हो। बहुत ही आसान है संदेश को लिखना। तो गाइस इसी के साथ जो है वो हमारा यहाँ पर पूरा जो पैटर्न था एग्जाम का हमने समझ लिया, और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। गाइस आई होप आपको अपना जो भी मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया, पूरा आपका एग्जाम पैटर्न बताया, वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आपके मन में कोई भी डाउट है और कुछ भी चीज़ आपकी रह गई है, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बता देना। उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा आपको। ठीक है, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि हिंदी से भी रिलेटेड, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में कोई भी आपका डाउट हो तो उसको छोड़कर जाना। तो गाइस एक चीज़ जिसका मैं जिक्र, जैसे ही हमारा एग्ज़ाम पैटर्न शुरू हुआ, एग्ज़ाम हमने जो सैम्पल पेपर सॉल्व किया, उसमें मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि आपको वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना है, यानी वर्ड लिमिट को बढ़ाना नहीं है। जो वर्ड लिमिट है उसके अंदर ही आंसर लिखने हैं। ऐसा नहीं करना है कि 30 लाइनों का आंसर, 30 शब्दों का आंसर आपको देना है, और उसमें से आप जो है 50 शब्द, 70 शब्द और 80 शब्दों का आंसर आप दे रहे हो। और ऐसा आपको क्यों नहीं करना है, ये बहुत समझने वाली बात है, और इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और दिमाग में बिठा लेना। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि अगर हम ज़्यादा लिखेंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, या फिर अगर हम ज़्यादा लिखेंगे तो हमारी गलती भी होगी तो टीचर जो है वो हमें मार्क्स दे देगा पूरे में से पूरे, क्योंकि हमने ज़्यादा लिखा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ज़्यादा लिखने से आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि एक चीज़ आपके एकदम सोच के अपोजिट हो जाएगी। यानी जो आप सोच रहे हो कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आप ये गलती करते हो एग्ज़ाम में बार बार कि आप वर्ड लिमिट को बढ़ाते हो, यानी जो वर्ड लिमिट दी गई है उससे ज़्यादा आंसर आप कर देते हो, तो आप एग्जामिनर को मौका देते हो कि वो आपकी गलतियों को ढूंढे। देखो हम सभी इंसान हैं, और गलतियां करना एक स्वाभाविक बात है हम सबके लिए। तो हम कितनी भी कोशिश करें, गलती ज़रूर होती है हमसे, और ऐसे में हमें एक ही कोशिश करनी चाहिए जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें,
कि आपको वर्ड लिमिट को कम करके रखना है, क्योंकि जब आप वर्ड लिमिट को कम करके रखोगे तो जो चेकर है, जो आपका एग्जाम चेक कर रहा है, जो आपका पेपर चेक कर रहा है, उसको आपका पेपर चेक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो आपके पेपर में पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं है, पूरी कहानी पढ़ने के लिए नहीं है। और अगर आप ज़्यादा लिखते हो तो वो उसमें गलतियाँ ढूंढेगा, ठीक है, और जैसे उसे गलतियाँ मिलेंगी वो आपके मार्क्स काटेगा। और ऐसा भी नहीं करना है कि वर्ड लिमिट जो है एकदम ही कम कर दी, यानी कहा है कि 50 में लिखो और 25 में आंसर दे के आ गए, वो भी गलत हो जाएगा, उससे भी आपके मार्क्स कम होंगे। यानी किसी चीज़ को ज़्यादा कर देना और किसी चीज़ को कम कर देना, दोनों में ही आपका लॉस है। इसलिए जो वर्ड लिमिट दी गई है उसके अंदर ही आपको आंसर देने पड़ेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें जो है वो वर्ड लिमिट में ही आंसर देने चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है वो हमारे मार्क्स काट सकता है, हमारी गलतियाँ ज़्यादा मिलेंगी उसे, क्योंकि हम ज़्यादा लिखेंगे और उसके बाद हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो ये छोटी सी चीज़ जो है वो आपको समझनी थी, और आई होप आप समझ भी गए होगे, आप इतने समझदार तो हो। तो हमने अपना एग्जाम पैटर्न तो समझ लिया, लेकिन कई बार हमें सब कुछ याद होता है, हम सब कुछ पढ़कर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम एग्जाम में पूरी प्लानिंग के साथ नहीं जाते, यानी हम उस टाइम मैनेजमेंट के साथ नहीं जाते। हमने जो पढ़ा उसको 3 घंटे के अंदर लिखना होता है, और उसके लिए आपको अपनी राइटिंग स्पीड को इम्प्रूव तो करना ही होगा, साथ ही साथ आपको एक प्लान बनाना होगा, ताकि आप जो हो वो टाइम पर एग्जाम पूरा कर पाओ, और उसके बाद आपके पास कुछ टाइम बचे ताकि आप उसका रिवीजन कर सको। रिवीजन यानी आपको एग्जाम चेक कर सको कि आपसे कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, या फिर आपसे कोई गलती ना हुई हो, रीचेक कर सकते हो आप अपने एग्जाम को। और इसीलिए मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात की थी इस वीडियो में, और यही हमारी वीडियो का जो लास्ट टॉपिक मैंने रखा है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़कर तो सब कुछ जाते हैं, लेकिन पेपर में कुछ कर नहीं पाते हैं या मार्क्स कम गेन कर पाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो टाइम पर पेपर नहीं कर पाते, उनका पेपर छूट जाता है। और पेपर के बाद बहुत सारे बच्चे ये बात कहते भी हैं कि यार आता तो सब कुछ था लेकिन छूट गया, क्या करें। तो वो छूटने नहीं दूंगा मैं आपका एग्जाम, और उस ना छूटने के लिए आपको इस वीडियो को थोड़ी देर तक और देखना होगा बस। तो चलिए अपनी टाइम मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं, और टाइम मैनेजमेंट, ऐसा धाकड़ टाइम मैनेजमेंट आपको बताने वाला हूं जो कि मैंने एडुकार्ट की बुक से लिया है, और बहुत ही बेहतरीन बुक है, और आपको एकदम अच्छा टाइम मैनेजमेंट वो बताती है, और उसी बुक से मैंने आपके लिए टाइम मैनेजमेंट निकाला है। तो चलिए आइए उसे देखते हैं कि कैसा जो है वो आपका टाइम आपको मैनेज करना है एग्जाम के अंदर। तो हम जो है गाइस अब अपनी टाइम मैनेजमेंट पर आ चुके हैं, और हिंदी की जो है ये टाइम मैनेजमेंट है और बहुत ही बेहतरीन है ये टाइम मैनेजमेंट। तो हमारे सबसे पहले सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जो कि हमारे दो थे, एक आ ग्रुप था और एक बा, जिसमें पहले हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे यानी बहुविकल्पीय, और सेकंड वाले में थे हमारे वर्णनात्मक यानी एक्सप्लेनेशन वाले। तो सबसे पहले आ की बात कर लेते हैं, सेक्शन आ की। तो इसमें जो है आपको याद होगा कि आपके पहले जो 2 क्वेश्चन थे वो अपठित बोध के थे, यानी अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों उसमें आने वाले थे। तो इसमें जो है आपके 5 MCQ थे, यानी 5 मॉडल चॉइस क्वेश्चन थे, ऑप्शन वाले थे, और 1 अंक जो है यानी 1 नंबर जो है वो आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलने वाला था। तो आपके 2 थे टोटल, और आपको टाइम कैसे देना है अब वो देखते हैं सबसे मेन। तो आपको 8 मिनट में हर पैराग्राफ को रीड करना है, यानी 8 मिनट में पहला वाला और 8 मिनट में दूसरा वाला, यानी 16 मिनट में आपको दोनों जो हैं वो रीड कर लेने हैं। और उसके बाद जो आपके टिक वाले हैं, यानी जो आपको टिक लगाना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, उसको आपको 2 मिनट हर क्वेश्चन को देने हैं। तो इससे आपका जो टोटल टाइम होगा वो 36 मिनट हो जाएगा, और वो भी बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो देखो आपके 8-8 मिनट में आप 2 पैराग्राफ पढ़ोगे, उसके बाद आप ऐड करोगे इसमें जो आपके 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी 2 बार, ठीक है, यानी 2-2 मिनट आपको देने हैं, और आपके टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। तो आपकी जो पूरी 36 मिनट है वो आपको पहले 2 क्वेश्चन में ही देनी है, ठीक है। ये मत समझना कि ज़्यादा टाइम, यार आधे घंटे में इतना 2 पैराग्राफ ही कर पाएंगे, ये सोचो कि 10 नंबर का आपका जो है वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था वो था हमारा व्याकरण, जिसमें हमारा 16 MCQ थे, यानी 5 में से आपको 4 करने थे। याद है ना आपको, मैंने आपको बताया भी है कि 5 में से उनमें 4 करने थे, और टोटल 4 क्वेश्चन थे वो। तो इसमें जो है 1 अंक वाले होंगे सारे, यानी 1-1 नंबर के होंगे, जिसमें आपको 2 मिनट हर टिकदा यानी MCQ को देना है, 2 मिनट। तो आपकी 32 मिनट जो है वो इसमें लग जाएंगी, यानी आप जो हो वो लगभग 16 नंबर ये और 10 नंबर यानी 26 नंबर का आप 1 घंटे 8 मिनट में पूरा अपना कर लोगे। यानी आपका जो है वो ये 2 सेक्शन अभी कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है क्षितिज की बुक से,
जो हमारे MCQ थे वो आते हैं आपके, तो 14 MCQ होंगे और हर किसी के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो आपको जो है 2 मिनट देना है हर MCQ को। यानी आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 से और सेक्शन के लास्ट तक हम आ चुके हैं और आपको हर MCQ को 2 मिनट देना है, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। और ऐसा मत समझना कि मुझे ये आता नहीं है तो मैं इसे टाइम ना दूं, उसे भी आपको पूरी 2 मिनट देनी है, कुछ तो आपके में समझ में आ ही जाएगा। तो 28 मिनट टोटल लगेंगे, इससे आपका जो है लगभग 1.5 घंटे के करीब आपका जो सेक्शन A है वो कंप्लीट हो जाएगा 1.5 घंटे में। उसके बाद अब हम बात करें सेक्शन बाकी, तो उसमें जो है सबसे पहले आपके कृतिका भाग 2 से आपके क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन होंगे जो कि हमने देखे थे 2-2 नंबर वाले। पहले में 4 थे और यानी 11वें में 4 थे और 12वें में 3 क्वेश्चन, तो टोटल 7 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर वाले और आपको 3 मिनट हर क्वेश्चन को देने हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल टाइम कितना हुआ, 21 मिनट हमें जो है टोटल इसे देने हैं और हमारा जो लगभग 2 घंटे के करीब टाइम है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। यानी हमारे 2 घंटे हमने ख़त्म कर दिए और हमने जो है अब हमारे लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं जो कि हमारे मेन क्वेश्चन है। तो आपके जो है 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे और आपको 5-5 मिनट में दोनों करने, यानी 10 मिनट में आपको जो है वो पूरा लास्ट वाले आपके जो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो कर लेने हैं। उसके बाद आपका आता है लेखन, जो कि आपका टोटल 20 नंबर का था, हमने पढ़ा भी था और मैंने आपको एकदम अच्छे से समझाया भी है। तो ये जो लेखन है 20 नंबर का, इसको आपको कैसे टाइम मैनेज करना है देख लेते हैं। तो आपके 4 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के, तो 8 मिनट हर क्वेश्चन को देने, यानी 8 मिनट में संदेश लिखना है, बहुत ही आसान है यार। उसके बाद 8 मिनट में विज्ञापन लिखना है, ये तो और भी आसान है। उससे भी पत्र लिखना है, पत्र में थोड़ा टाइम लग सकता है, 8 मिनट से 9 मिनट 10 मिनट हो सकते हैं, लेकिन 10 मिनट में हो जाएगा आपका। और उसके बाद आपका जो पूरा एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा और 2 घंटे 40 मिनट में जो है आपका पूरा एग्ज़ाम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और आपके 20 मिनट जो है वो रिवीजन टाइम बचेगा। यानी 2 घंटे 40 मिनट में जो है हमने पूरा जो अपना एग्ज़ाम है कंप्लीट कर लिया और 20 मिनट जो है वो हमारे पास रिवीजन के लिए है। तो इस तरह से जो है गाइस आपको टाइम मैनेज करना है और इसको कॉपी में नोट कर लेना और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको हमेशा याद रखना और एग्ज़ाम जब देने जाओगे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना और वीडियो को अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे इस चीज़ को देख पाएँ। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि बाकी मेन सब्जेक्ट की भी वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए मैं लाने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।